Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Myself Sandeep Saha. We are studying class 12th chemistry chapter 1, that is the solid states. So we have discussed so far about the various topic related to the unit cell and the number of atom calculation of number of atoms for a given unit cell. So today the first topic which we are going to discuss is closed packed structure. So what is the meaning of closed packed structure? We will understand. So in case of unit cell, we know that a unit cell is formed by uh, crystal lattice, and if a single lattice point is joined by a line in a free space, then unit cell is formed. So होता क्या है यूनिट सेल में कि जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कॉर्नर पे थे, अगर हम क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक की बात करें तो वहां पे क्या था, नंबर ऑफ एटम्स थे, एटम्स को हम ज्वाइन करके और उसके थ्रू जो एक ज्योमेट्री मिली थी, और अगर वही ज्योमेट्री रिपीटेड हो हर एक डायरेक्शन में, थ्री डायरेक्शन में, तो इस तरह से हमारा एक फाइनल जो सॉलिड बॉडी होती है वो हमारा उसका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो एटम्स थे वो एटम्स कॉर्नर पे थे या फेस पे थे या फिर बॉडी सेंटर यानी कि सेंटर पे थे। तो अब एक एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में है और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो अब ये हमें देखना है यूनिट सेल में कि जो एक एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में है उनके बीच में किस तरह का बॉन्डिंग और किस तरह का स्पेस, जो कुछ स्पेस रह जाएगा वो स्पेस क्या होगा। क्योंकि देखिए सबसे पहले हो क्या रहा है, अगर हम बात करें किसी भी एक स्फीयर की, तो अगर एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के कांटेक्ट में है तो वहां पे एक पॉइंट कांटेक्ट होगा, लेकिन इनके बीच का इतना जो स्पेस है ये स्पेस खाली रह जाएगा। ठीक है, ये स्पेस खाली रह जाता है। फिर दूसरे के लिए इसी तरह से यहां पे खाली रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहां पे हमको ये समझना है कि जब स्ट्रक्चर बनता है किसी भी यूनिट सेल में और वो स्ट्रक्चर एटम्स या फिर कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, तो एक कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल या फिर एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में रहता है, तो इस तरह से जो ज्योमेट्री होगी वो हम समझते हैं उनका स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो पहला हेडिंग डालिए क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होगा, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसा कि वर्ड ही है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, मतलब क्लोज का मीनिंग यहां पे है कि एक एटम दूसरे एटम के कि बहुत क्लोज हो, यानी कि एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अभी तक हम लोग जो स्टडी किए थे उसमें क्या था, जो यूनिट सेल था, हम लोग अब तक ऐसा स्टडी किए कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम है। ठीक है, कॉर्नर पे हम लोगों ने एटम की स्टडी की, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में एटम्स बहुत ही पास होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। अभी जो हम लोगों ने स्टडी अभी तक किया है, व्हाटएवर स्टडीज वी हैव सो फार, in that case we have assumed that the atom is at the corner of a cube or cuboid, but in actual practice the atoms, each atoms remains in the contact of each other. There is a contact between each other. If I am taking a atom inside this cube, then this atom will have a contact between each other. Similarly, in three-dimensional space, each atom will be having in contact with each other. How? Then we will understand. यहाँ पे क्लोज पैक्ड का मीनिंग ये है कि जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और क्लोज रहेंगे, क्लोज, और फिर उस तरह से एक पैकिंग होगी, जनरेट होगी, और जो उनका स्ट्रक्चर होगा उसका मीनिंग होगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं ये फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला जो होगा वन डायमेंशनल में, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल, ठीक है, तो वन डायमेंशनल की बात करते हैं
तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि एक स्फीयर या फिर एक एटम को हम एज्यूम करते हैं कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप में है। ओके, एटम इसकी कुछ रेडियस होगी और उस एक पर्टिकुलर रेडियस और सारे एटम्स यूनिफॉर्म होंगे, यानी कि जो एटम का जो साइज होगा वो सबका सेम होगा। तो एक एटम जब दूसरे एटम के कांटेक्ट में रहेगा इस तरह से, तो उनके बीच में एक कांटेक्ट रहेगा। फिर सिमिलरली थर्ड एटम वन डायमेंशनल में हम देख रहे हैं अभी, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, ये इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, यहां पे साइज बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये बड़ा साइज है, सेम साइज है, बनाने में प्रॉब्लम अगर ज्योमेट्री सही से नहीं बन पाई तो वो अलग बात है। तो अब देखिए, अगर मैं इस एटम की बात करूं, ये एटम को मैं ले रहा हूं, ये एटम सपोज करते हैं कि हम इस एटम को ले रहे हैं, तो ये सिंगल एटम इस एटम के कांटेक्ट में है यहां पे, और ये इसके कांटेक्ट में यहां पे है। सिमिलरली ये एटम भी यहां यहां कांटेक्ट में है, ये एटम भी इस तरह से कांटेक्ट में, और ये थ्री डायमेंशनल में हर एक एटम उसके एडजेसेंट एटम के कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है पहले समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज दैट द नंबर ऑफ एटम which is in contact with a single atom. Okay, और बुक की लैंग्वेज में लिखेंगे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम और पार्टिकल्स। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल और एटम। ठीक है, पार्टिकल कहने का मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर मैं डायरेक्टली एटम लिख दूं तो हो सकता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी हो, आयंस भी हो, इसलिए डायरेक्टली एटम्स नहीं लिख सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप लिख सकते हैं। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग ये हुआ। इन दिस केस फॉर वन डायमेंशनल एग्जांपल, फॉर वन डायमेंशनल देखिए वन डायमेंशनल को मैं 1D शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हैं। फॉर वन डायमेंशनल केस कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। कैसे, चलिए समझते हैं। यहां पे हम सिंगल एटम लेते हैं, इस एटम को अगर हम ले रहे हैं या फिर इस पार्टिकल को ले रहे हैं, ये पार्टिकल इस पार्टिकल के कांटेक्ट में है, अगर इसको ले तो ये 1 और ये 2 कांटेक्ट में है। नियरेस्ट नेबरिंग, ये नियरेस्ट नेबरिंग होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा इस केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब द क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल, व्हाट विल बी द केस फॉर द 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल के केस में क्या होगा? तो 2 डायमेंशनल केस, देयर इज ए केस ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, तो सेकंड आ जाएगा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो चलिए अब देखते हैं हम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो फर्स्ट, कैसे? तो पहला जो केस होगा, यहां पे क्लोज पैकिंग इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल, वी आर हैविंग 2 डिफरेंट केसेस। द फर्स्ट केस इज, इन केस ऑफ फर्स्ट केस कैसे हो सकता है? लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग दिस इन 1 डायमेंशनल। फर्स्ट, पहले क्या करेंगे? वी विल मेक अ 1 डायमेंशनल, एंड नाउ द सेकेंड, in this case this is the 1 dimensional because we have arranged atoms in a single
direction. Now I am moving towards vertical direction, and each atoms in the vertical direction are just at the above of the same atom, at the below atom. यहाँ पे जो नीचे एटम है उसके जस्ट ऊपर हम दूसरा एटम रख रहे हैं. ठीक है, अब देखिए इस तरह से हो जाएगा. फिर सेकेंड, फिर वही रिपीट होगा सिमिलरली. इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको बोले ए से ए और ये हो जाएगा बी, देन अगेन ए, फिर वही बी रिपीट होगा. तो ये पहला जो है ये किस टाइप का हो जाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. कैसे, यहां पे देखिए, अगर लेट अस सपोज दैट वी आर टेकिंग अ सिंगल एटम, यहां पे इस एटम को ले रहे हैं और ये एटम जो है, ये पार्टिकल, ये जितने भी कांटेक्ट में इसके एटम्स हैं उनके सेंटर को हम ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, वैसे ये लग रहा है कि रोम्बस है, लेकिन नहीं, ये स्क्वायर है. आपको समझना पड़ेगा कि ये स्क्वायर ही है. यहाँ पे मैंने बनाने में मिस्टेक कर दी है, लेकिन ये स्क्वायर है. कि ये क्या, हर एक सेंटर को हम कंबाइन कर दिए हैं. जितने भी इसको हमने लिया, और ये लेने के बाद इसके एडजेसेंट में जितने भी, इसके कांटेक्ट में जितने भी हैं, वहां पे हम इसके जो कांटेक्ट में है उनको, उनके सेंटर को हम कंबाइन कर दिए, एक दूसरे से मिला देते हैं, तो हमें स्क्वायर मिल रहा है. तो ये कैसा हो गया, पहला जो टाइप हो जाएगा स्क्वायर. और ये किस टाइप का है, ए बी ए, ए बी ए बी. तो यहां पे आप लिखेंगे स्क्वायर या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग. ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. देखिए इस एटम के कांटेक्ट में 1 2 3 4 एटम्स है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा. ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे. और यहाँ पे ये टाइप क्या है, स्क्वायर. और ये टाइप किस तरह से हो जाएगा, ए बी ए बी. ठीक है, ए बी ए बी, ए फिर बी फिर ए, इस तरह से ये हो गया क्लोज पैकिंग में पहला, फर्स्ट टाइप. अब यहाँ पे फर्स्ट टाइप को इस तरह से ले लेंगे. और नेक्स्ट इस 2 डायमेंशनल में भी अब दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस क्या हो जाएगा, वो कैसे हो सकता है, सेकंड केस क्या हो सकता है. चलिए सेकेंड केस को देखते हैं. सेकेंड केस में यहां पे एक एटम लेते हैं हम, ठीक है. अब जो नेक्स्ट एटम लेंगे वो हम यहां पे रखेंगे. चलिए हम अब देखते हैं कि जो सेकेंड टाइप होगा वो अब हम उसको इस तरह से प्लेस करेंगे. ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा. ओके, फिर नेक्स्ट, अब ये यहां पे रिपीट होगा. इस तरह से हो जाएगा. अगेन यही रिपीट होगा. तो यहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है वो देखेंगे. दिस इज ए
ए बी ए ए बी ए बी, इस तरह से यहां पर भी ए बी टाइप का बन रहा है। तो अब समझिए इसको कैसे हम, इसका मीनिंग क्या होगा। यहां पे ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग था और यहां पे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। कैसे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग हो गया? सपोज करते हैं कि हम कोई भी एक एटम इसमें से या फिर एक एलिमेंट ले रहे हैं और इसके नेबरिंग में जितने भी हैं, उनकी नेबरिंग के जितने भी हैं उनके सेंटर को ऐड करते हैं, सेंटर को मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये सेंटर हुआ, इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये और सेंटर को ऐड करने से हमें रेगुलर हेक्सागोन मिल रहा है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन मिल रहा है। तो ये जो हेक्सागोन हो गया और ये एटम यहां पे था, ये एटम, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कितने के नेबरिंग के कांटेक्ट में है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। टाइप जो होगा वही होगा ए बी ए। ठीक है, रिपीट हो रहा है ए बी, तो ये टाइप हो गया। तो अब यहां पे किस तरह का ये स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्लोज पैक स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसको जल्दी से बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशनल में और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशनल में। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 है। ओके, इसको ड्रॉ कीजिए जल्दी। अब यहां पे तो हम लोगों ने 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल डिस्कस कर लिए। अब 3 डायमेंशनल केस के लिए क्या होगा, 3 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग कैसे बनेगी, अब वो भी समझेंगे। देखिए 3 डायमेंशनल केस में क्या होगा, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे अभी सिर्फ 2 डायमेंशनल में स्फीयर को हम लोगों ने अरेंज किया, सिमिलरली हम अब 3 डायमेंशनल में इसके पीछे भी अरेंज करते जाएंगे। जैसे वन लेयर यहाँ, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, उसी तरह से सेम टू सेम इसके पीछे, और इसके पीछे भी जब हम अरेंज करेंगे तो वहां पे 2 तरह के पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटी होगी कि सेम इस तरह से ए बी फॉर्म में पीछे रख दें, और दूसरा पॉसिबिलिटी होगा कि हेक्सागोनल फॉर्म में वहां पे रख दें। तो इसका तो हम लोग 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में क्लोज पैकिंग को देख लिए। अब 3 डायमेंशनल की क्लोज पैकिंग को कैसे करते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। थर्ड केस है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, यहां भी 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी। पहला पॉसिबिलिटीज, हम एक स्फीयर को जस्ट उसके, ये पहला 1 डायमेंशनल का केस, ठीक है। अब सेकेंड 2 डायमेंशनल के लिए ये इसके ऊपर रहेगा एडजेसेंट, ये जस्ट ऊपर ही रहेगा। अब जो थर्ड रहेगा वो थर्ड कुछ इस तरह से रहेगा, ये 3 डायमेंशनल बनाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि ये इसके पीछे रहेगा। अगर आपको विजुअलाइज हो रहा हो, समझ में आ रहा हो कि मैं ये कैसे बना रहा हूं, क्योंकि 3 डायमेंशनल में बना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में ऐड कर रहा हूं। वो आप वहां से, वो एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, तो वहां से आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि 3 डायमेंशनल केस में क्या हो रहा है। तो ये किस टाइप का बन रहा है, सेम वही है, ए बी रिपीट हो रहा है स्ट्रक्चर, ए बी टाइप का बन रहा है। लेकिन यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अब इनके बीच में जो स्पेस ये बच जा रहा है, ये या फिर ये, क्योंकि ये एडजेसेंट इसके जस्ट पीछे भी
एटम है सेम स्फेरिकल फॉर्म में है, और वहां पे अब हम उसका अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हमें ये चाहिए कि इनके ये जो बहुत ही क्लोज पैकिंग बने और इनके बीच में जो स्पेस एक एटम से और दूसरे एटम के बीच में जो स्पेस रह जा रहा है, और एक्चुअल में उन स्पेस को वॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर अगर क्लोज पैक स्ट्रक्चर कब होगा, जब मिनिमम उनके बीच में वॉइड्स हो। किनके किसके बीच में? एटम्स जो होते हैं उनके बीच में मिनिमम वॉइड्स हो। तो वॉइड्स जो होगा, फ्री स्पेस जो होता है उनके बीच में, एटम्स के बीच में, वो वॉइड्स कहलाता है। तो अब हम देखते हैं कि अब दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है जो जिसके थ्रू हमें मिनिमम वॉइड्स मिलेगी। तो अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये हो गया। फिर उसके बाद फिर वही सेम रिपीट होगा स्ट्रक्चर। थोड़ी मिस्टेक हो रही है बनाने में। आप समझ लीजिएगा, वो मैं बुक में इसका इंक्लूड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इसके जो पीछे एटम रहेगा, इसके पीछे जो एटम रहेगा, यहां के केस में ये सेम था, स्क्वायर वाला कंडीशन, और ये हेक्सागोन वाला कंडीशन है। अब इसके जो पीछे रहेगा वो एटम्स किस तरह से अरेंज रहेगा, अब वो देखना है। कुछ इस तरह से एक एटम रहेगा यहां पे। ठीक है, इस सेंटर से और इस सेंटर से ये तीन बन जाएंगे यहां पे, कुछ इस तरह से। तो देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे जो वॉइड्स बन रहा है, ये वॉइड्स, ये स्पेस जो है, और यहां पे जो स्पेस बनेगा, हर एक एटम के लिए हर जगह ये वाला जो रहेगा ये टेट्राहेड्रल और ये जो रहेगा ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा वो हम देखेंगे। ये जो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड इसको बोलेंगे, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे, इसका मीनिंग क्या हो रहा है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल का? यहां पे टेट्रागोन फॉर्म होगा और यहां पे ऑक्टा या फिर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है कि 3 साइड्स रहेंगी उसमें, वो 3 ट्राइंगल्स रहेंगे और 4 फेसेस रहेंगे। जितने भी फेस रहेंगे 4 फेसेस, वो कैसा रहेगा? ट्राइंगुलर फॉर्म में रहेगा, तो वो टेट्राहेड्रॉन हो जाता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा, तो इसलिए उसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रॉन रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे ये जो वॉइड रहेगा, ये इसका जो शेप रहेगा वो टेट्राहेड्रॉन की तरह रहेगा, और यहाँ पे जो रहेगा वो ऑक्टाहेड्रॉन की तरह रहेगा। इस तरह से सेम यहाँ ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा, और यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन बनेगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन टेट्राहेड्रॉन ऑक्टाहेड्रॉन। इसी तरह से सिमिलरली
यहाँ आप देख लेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे लेंगे तो वहां भी बना के देख लेंगे, और ये बुक में दिया हुआ है, आप समझ लीजिएगा। अब उसके बाद हमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है कि वो है किस टाइप का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे पैटर्न ए टाइप का बन रहा है, सॉरी यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए टाइप का था, और यहाँ पे ए बी ए टाइप का बन रहा है। अब हमको क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो वहां पे किस तरह से हमें एटम्स को अरेंज करना है वो भी हम देख लेंगे, हेक्सागोनल फॉर्म में और क्यूबिक फॉर्म में। तो हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि एक हम यहाँ पे एक एटम और या फिर एक यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर जो था, एक स्फीयर इस तरह से कांटेक्ट में, और इसके पीछे का जो स्फीयर रहेगा वो कुछ इस तरह से हो, और यहां पे जो वॉइड बन रहा है ये वॉइड होता था टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या हो रहा था, ऑक्टाहेड्रल का भी केस कुछ सिमिलर टाइप का था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था ऑक्टाहेड्रल में। ये कुछ एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगे, और ऑक्टाहेड्रल के केस में इस तरह से स्फीयर टच में रहेंगे। और अब यहां पे जो वॉइड बन रहा है, ये वॉइड जो रहेगा ये ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे इनको हम कैसे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कैसे कवर करेंगे, यानी कि कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो पैटर्न होता है वो ए बी का होता है, और ऑक्टाहेड्रल के लिए ए बी सी होता है। इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए इस वॉइड को कवर करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, ए बी का पैटर्न बनाएंगे। कैसे, ये नीचे जो स्फीयर रहेगा इस स्फीयर के ऊपर स्फीयर रखेंगे, जो सेकेंड लेयर होगी ये इस तरह से होगा। फिर थर्ड, ये आपका 3 डायमेंशनल व्यू रहेगा, मैं 2 डायमेंशनल में दिखा रहा हूं। तो ये ए बी ए, फिर से वही आ जाएगा ए बी इस तरह का। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में ए बी सी रखेंगे, पहले ये रहेगा नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद इस वॉइड को कवर करेंगे। फिर ऊपर में एक थर्ड टाइप का आ जाएगा, थर्ड टाइप का जो इससे डिफरेंट रहेगा, वो कुछ इस तरह से रहेगा। फिर उसके बाद सेम वही आएगा, मतलब ए बी सी, फिर ए बी सी। तो इसमें जो पैटर्न था ए बी ए था, और यहाँ पे ए बी सी ए रहेगा, ठीक है। इसका मैं 3 डायमेंशनल पिक्चर यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया वॉइड से रिलेटेड डिस्कशन। और अब हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ वॉइड्स किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी स्ट्रक्चर के लिए कितने कितने वॉइड्स होंगे, कैसे, किस पे डिपेंड करेगा वॉइड्स। तो जब अगर नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स n हो, तो उस केस में वहां पे सॉरी अगर नंबर ऑफ एटम्स या फिर स्फीयर ही है नंबर ऑफ एटम, तो इफ देयर इज n नंबर ऑफ स्फीयर इन एनी स्ट्रक्चर यूनिट सेल, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वॉइड्स। अगर n है तो जो वॉइड जनरेटेड होगी ऑक्टाहेड्रल केस में 2n हो जाएगी, और टेट्राहेड्रल केस में n होगी। चलिए लिख लेते हैं इसको, ये नोट कर लीजिए।
यहाँ पे हेडिंग आ रही है नंबर ऑफ वाइड्स, नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वाइड्स। वाइड्स का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कितनी वाइड्स है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वो इफ अगर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए अगर इफ देयर आर किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जो वॉइड्स होंगी वो स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर पे डिपेंड कर रही है। तो अभी तक हमारा पर्पस इसमें क्या था कि जो भी डिस्कस कर रहे थे वो हम ये डिस्कस करना चाहते थे कि नंबर ऑफ वॉइड्स जो है वो कम से कम हो। तो नंबर ऑफ वॉइड्स किस पे डिपेंड कर रही है, स्फीयर पे। उसका जो ए बी और ए बी सी जो ये पैटर्न था इस पे डिपेंड कर रही है। तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ स्फीयर्स n है तो ऑक्टाहेड्रल के केस में वॉइड्स, नंबर ऑफ वॉइड्स हो जाएंगी n, और टेट्राहेड्रल केस में 2n हो जाएगी। नंबर ऑफ वॉइड्स, तो लिखेंगे नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर इफ n इज नंबर ऑफ closed packed sphere then number of voids in case of octahedral, number of voids in octahedral नंबर ऑफ वॉइड्स इन ऑक्टाहेड्रल, या फिर नंबर ऑफ वॉइड्स जनरेटेड इन ऑक्टाहेड्रल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड, octahedral voids generated in case of closed packed structure। ठीक है, it will be n। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑक्टाहेड्रल में n ही होगा। n नंबर ऑफ, अगर n नंबर ऑफ स्फीयर है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में तो वहां पे नंबर ऑफ वॉइड्स n ही होगा, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेटेड विल बी 2n। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा या फिर एग्जाम में वन ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन में भी आ सकता है।